नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण नाम पंजीकरण करने का अनुरोध। यत्नाल के हमारे साथ आने का सवाल ही नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती, सतीश जारकिहोली। मनी हाइस्ट ने कर्नाटक में गिरोह को 17 किलो सोना चुराने के लिए प्रेरित किया। वक्फ संशोधन विधेयक से मुसलमानों का होगा कल्याण, भाजपा नेता मोहसिन रजा ने साधा निशान। झंडेवालान के अनारकली बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मैसूर स्थित केंद्रीय कार्यालय में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आईएएस और केएएस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 दिनों का प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक राज्य मुख्य विश्वविद्यालय बीदर के क्षेत्रीय निदेशक ने अपने बयान में कहा कि इच्छुक उम्मीदवार 2 अप्रैल तक 08212515944 पर कॉल करके अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल को उनके जन्मदिन पर कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने मंगलवार को हुमनाबाद में शॉल उड़ाकर सम्मानित कर बधाई दी। इस अवसर पर बीएसएसके के पूर्व अध्यक्ष संगमेश पाटिल, कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव दत्तात्री मुलगले, प्रमुख अजमत पटेल, वीरेंद्र कृष्णूर उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोली ने मंगलवार को भाजपा से निष्कासित विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को बकवास बताया और कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि भाजपा और यत्नाल की विचारधारा एक ही है तथा यह कांग्रेस से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री 1 साल या उससे भी कम समय में भगवा पार्टी में वापस आ सकते हैं। जारकिहोली ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि भाजपा से निकाले जाने के बाद यत्नाल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात की होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी यत्नाल भाजपा छोड़कर वापस भाजपा में आ चुके हैं। कांग्रेस की विचारधारा यत्नाल को रास नहीं आती। दावनगिरी जिला पुलिस ने देश की सबसे कुख्यात बैंक डकैतियों में से एक का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 करोड़ रुपए मूल्य का 17 किलोग्राम सोना बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने नेटफ्लिक्स और अन्य ओटीटी चैनलों पर मनी हाइस्ट और अन्य अपराध श्रृंखलाएं देखी थी और अपराध करने से पहले अंतहीन यूट्यूब वीडियो देखकर व्यापक नोट्स बनाए थे। उनकी तैयारी 6 महीने तक चली और जब उन्होंने बैंक लूटा तो उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिससे स्थानीय पुलिस को बेवजह पीछा करना पड़ा।
6 आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यामती शाखा को इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि बैंक ने डकैती के मास्टरमाइंड को लोन नहीं दिया था, जो अपना बेकरी व्यवसाय बढ़ाना चाहता था। चोरी की यह वारदात 28 अक्टूबर 2024 को हुई थी। पुलिस की 6 टीमों को मास्टरमाइंड विजय कुमार, अजय कुमार, अभिषेक, मंजुनाथ, चंद्रू और परमानंद को गिरफ्तार करने में 5 महीने का लंबा समय लगा। चोरी किया गया 17 किलो सोना तमिलनाडु के मदुरई के घने जंगल में एक जीर्ण शीर्ण कुएं से बरामद किया गया। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले विजय, अजय और परमानंद कई वर्षों से न्यामती में बेकरी का व्यवसाय चला रहे थे, जबकि अन्य 3 मंजुनाथ, अभिषेक और चंद्रू होनल्ली और न्यामती के स्थानीय निवासी हैं। घटनास्थल से भागते समय गिरोह ने सीसीटीवी कैमरे हटा दिए और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर भी ले गए। उन्होंने कुत्तों को गुमराह करने के लिए भागने के रास्ते पर मिर्च पाउडर भी फेंका था। कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को ईद उल फितर मनाई और केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में काली पट्टियां बांधकर ईद मनाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने मुसलमानों से ईद पर नमाज अदा करते समय काली पट्टी बांधने का आग्रह किया था। आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और उनके बेटे और अभिनेता जैद खान सोमवार को बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान में नमाज पढ़ते समय काली पट्टी पहने हुए देखे गए। हज मंत्री रहीम खान ने भी बीदर में नमाज के दौरान बाह पर पट्टी बांधी। मीडिया से बात करते हुए जमीर ने कहा कि वे समुदाय के नेताओं के निर्देश पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और यह पूरे देश में किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है और इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संदेश देने के लिए समुदाय की काली पट्टी बांध शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी विधेयक का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि आज तक कभी भी वक्फ से दबे पिछड़े मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। मोदी सरकार इस संशोधन के जरिए करोड़ों मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करने जा रही है। यह बिल उनके कल्याण का बिल होगा। उन्होंने कहा कि कल का दिन वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के रूप में जाना जाएगा। आज तक वक्फ किसी भी दबे कुचले या पिछड़े मुसलमानों के काम नहीं आया है। इस बिल के आने से मुसलमानों का कल्याण होगा। काली पट्टी बांधकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग उन मुसलमानों से प्रभावित रहे हैं जिनके पास वक्फ की बहुत सारी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि वक्फ की ज्यादातर संपत्ति मुस्लिम धर्मगुरुओं या राजनेताओं के कब्जे में है, जिन्हें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस संशोधन के जरिए करोड़ों मुसलमानों को उत्थान के लिए जो काम करने जा रही है, उसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से कहना चाहेंगे कि ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा। उससे हमारी मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और उनका कल्याण होगा। दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कल्याण होगा और उनका इलाज होगा। दिल्ली के झंडेलवाला में स्थित अनारकली बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ के DDA शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आग लग गई, जिसके कारण काफी कुछ जलकर खाक हो गया। बता दें कि आग लगने की सूचना पाकर मौके पर दमकल की टीम पहुंची। मौके पर दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद है। बता दें कि यहाँ लगी आग के कारण पास में ही खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। आग बुझाने का काम जारी है। हालांकि इस घटना में किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है। आग बुझाने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले मंगलवार की सुबह नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के हछमार्गी गांव में भी 2 मकान आग की चपेट में आ गए। इस कारण दोनों मकान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग पहले जहांगीर अहमद रढ़ाना के घर में लगी और देखते ही देखते यहां आग दूसरे घर तक पहुंच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दोहा राजपूत के हफरूदा कैंप से सेना ने तुरंत चौकी बल में फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा दल को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और सेना और स्थानीय लोगों की सहायता से बिना किसी जनहानि के आग पर काबू पा लिया गया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का बचाव करते हुए कहा कि सड़कें यातायात के लिए होती हैं। सीएम योगी ने मुसलमानों से यह भी कहा कि वे हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखे जो विशाल महाकुंभ मेले में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान अपराध, तोड़फोड़ या उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने वक्फ विधेयक के आलोचकों पर भी निशाना साधा। इस मामले में पर सीएम योगी ने कहा कि देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हल्ला हो रहा है। ये जो हो हल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कल्याणकारी काम है जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया गया हो? सारे समाज की बात तो छोड़िए, क्या वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए किया गया है? मुख्यमंत्री ने कहा, ये व्यक्तिगत स्वार्थ अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों की लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। यह किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बना हुआ है और सुधार इस समय की मांग तथा हर सुधार का विरोध होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में कटौती की घोषणा की है। राज्य में आज से नई बिजली दरें लागू हो गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इन दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी। महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। यूपी के अयोध्या में शराब की दुकान हटवाने के लिए युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बोतल में पेट्रोल भरकर वह शराब की दुकान में घुसा, जिसे पुलिस भी बाहर नहीं कर पाई। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ सदर काफी मनौल के लगभग 4 घंटे के बाद युवक को शराब की दुकान से बाहर निकाल पाए। युवक ने शराब की दुकान हटवाने के लिए डीएम को पत्र लिखा था। आज नए सत्र में शराब की दुकान खुलते ही युवक शराब की दुकान में बोतल में पेट्रोल भरकर घुस गया और पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की धमकी दी। मामला थाना गोसाईगंज के महबूबगंज का है। महबूबगंज अयोध्या थाना गोसाईगंज अंतर्गत महबूबगंज बाजार में शराब का ठेका हटाने के लिए पीड़ित महिला और पुरुष ने हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को 1 सप्ताह पूर्व दिया था, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई और ठेका तथा स्थिति बरकरार रहा। आज सुबह लगभग 10 बजे जब इस मकान में नए ठेकेदार ने दारू का ठेका खोल दिया तो पीड़ित विकास वर्मा पुत्र रमापति वर्मा एक पेट्रोल की बोतल लेकर शराब के ठेके के अंदर घुस गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने आत्मदाह करने की धमकी दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची गोसाईगंज थाने की पुलिस विकास को बाहर निकालने में नाकाम रही। इसके बाद उच्च अधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर एसडीएम सदर और सीओ सदर तत्काल घटनास्थल पहुंचे और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद विकास को बाहर निकाला गया, जिसे पुलिस अपने साथ ले। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। बचाव कार्य लगातार जारी है। भूकंप के चलते ढही इमारतों से शव निकालने का सिलसिला जारी है। भूकंप की चपेट में आने से अब तक यहां 2700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। म्यांमार में 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे। इसके बाद 6.4 तीव्रता के भी झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मध्य सागाइंग क्षेत्र में स्थित था, जो ऐतिहासिक शहर मांडले के पास है। मांडले में कई इमारतें, पुल और मंदिर नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में आया भूकंप देश में 1 सदी से भी अधिक समय में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। हालात ऐसे हैं कि बचाव दल प्रभावित लोगों तक पहुंचने में नाकाम हो रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां इरावदी नदी पर एक प्रमुख पुल के ढह जाने से संपर्क टूट गया और माना जा रहा है कि मृतकों की सही संख्या सामने आने में कई सप्ताह लग सकते हैं। एलन मस्क कुल 14 बच्चों के पिता हैं। ये सारे बच्चे उनकी अलग अलग पत्नी और गर्लफ्रेंड से हुए हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी
उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। एलन मस्क का नाम अक्सर विवादों में ही रहता है। अब एलन मस्क के बयान से नया विवाद छिड़ गया है। एलन मस्क ने दावा किया है कि उन्हें नहीं पता कि 13वां बच्चा उनका है या नहीं। बावजूद इसके वो इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर को $2.5 मिलियन यानी करीब 21 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह राशि वो अपने कथित बच्चे के परवरिश के लिए दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लुएंसर को $500,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए सालाना इसके अतिरिक्त भी दे रहे हैं। दरअसल मस्क ने 31 मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे नहीं पता कि बच्चा मेरा है या नहीं, लेकिन मैं यह पता लगाने के खिलाफ नहीं हूँ। किसी अदालती आदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पक्का पता न होने के बावजूद मैंने एशले को $2.5 मिलियन दिए हैं और उसे $500,000 प्रति वर्ष भेज रहा हूँ। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। IAS के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण नाम पंजीकरण करने का अनुरोध। यत्नाल के हमारे साथ आने का सवाल ही नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती। सतीश जारकिहोली। मनी हाइस्ट ने कर्नाटका में गिरोह को 17 किलो सोना चुराने के लिए प्रेरित किया। वक्फ संशोधन विधेयक से मुसलमानों का होगा कल्याण, भाजपा नेता मोहसिन रजा ने साधा निशान। झंडेवालान के अनारकली बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।